सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 6 साइंस का 3rd चैप्टर और इस चैप्टर की एक वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। आज का हमारा टॉपिक है 3.2 व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स ऑफ फूड का मतलब फूड में क्या क्या चीजें होती हैं उसके बारे में जानेंगे इस टॉपिक में। मेदू एंड मिस्टी विजिट द ट्रेडिशनल फूड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज इन दियर स्कूल। तो इनके स्कूल में ट्रेडिशनल फूड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया था, वहां पर ये लोग गए। अब ट्रेडिशनल फूड फेस्टिवल में बेसिकली ये होता है ना, अलग अलग जगह के फूड अवेलेबल होते हैं, मतलब वहाँ के जो पॉपुलर फूड हैं या हम कह सकते हैं जो कॉमनली लोग जो फूड खाते हैं वहाँ पर होता है, तो वहाँ जाकर आप वो फूड खा सकते हो, टेस्ट कर सकते हो। अब फेस्टिवल की जो थीम थी वो थी ईट हेल्दी लिव हेल्दी। हेल्दी खाओ ताकि हेल्दी रहो, स्वस्थ रहो। तो यहाँ इमेज बनी आप देख सकते हो, राजस्थानी फूड का कैंप है, गुजराती फूड है, आसामीज़ फूड है। तो हर स्टॉल के अंदर वहाँ का जो ट्रेडिशनल डिश है आमतौर से जो लोग खाते हैं वो मिल रहा है। द फेस्टिवल फीचर्स वेरियस स्टॉल्स डिस्प्लेइंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रेडिशनल डिशेज। तो ये मैंने आपको बता दिया, अलग अलग स्टॉल है, वहाँ पर उस जगह की जो ट्रेडिशनल डिशेज हैं वो लगी हुई हैं। डॉक्टर पोशिता अ न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट। अब न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट क्या होता है? देखो, फूड के अंदर जो काम की चीज़ें होती हैं जिनकी हमारी बॉडी की ज़रूरत है, इसीलिए तो हम फूड खाते हैं, क्योंकि उनके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी हमारी बॉडी को ज़रूरत है। तो वो जो काम की चीज़ें फूड में होती है उसको हम न्यूट्रिएंट कहते हैं। तो इन न्यूट्रिएंट के बारे में जिनको अच्छी खासी नॉलेज होती है उसको न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट कहते हैं। तो डॉक्टर पोशिता क्या है? न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट है। एक्सप्लेन्स टू स्टूडेंट दैट, वो बच्चों को एक्सप्लेन कर रही हैं, क्या कह रही हैं? हेल्थ इज़ द अल्टीमेट वेल्थ। जिसका मतलब होता है सेहत ही सबसे बड़ी दौलत है, यानी जो भी चीज़ें हमारे पास है उनमें सबसे जो वैल्यूएबल चीज़ है, सबसे कीमती जो चीज़ है वो हमारी हेल्थ है। चलिए समझते हैं डॉक्टर पोशिता का मतलब क्या है इस स्टेटमेंट से। एक मीनिंग तो मैंने आपको बता दी, अब वो थोड़ा डिटेल में आपको सारी चीज़ें बताएंगी। क्या कभी आपने कोई मील मिस की है, यानी किसी टाइम का खाना आपने ना खाया हो? मान लो रात में नहीं खाए, सो गए, या दिन का खाना नहीं खाया, कहीं पर गए थे। आपको कैसा फील होता है जब आप कोई मील मिस कर देते हो? तो हम टायर्ड फील करते हैं, थका हुआ सा महसूस करते हैं और लेस एनर्जेटिक, यानी एनर्जी हमको कम लगती है। जब कुछ टाइम के लिए हम नहीं खाते तो, यानी अगर खाना ना खाएं तो हमें थकावट महसूस होगी, हमें लगेगा बिल्कुल एनर्जी नहीं है, कुछ काम नहीं कर पा रहे, ताकत बिल्कुल नहीं फील होगी। आपको क्या लगता है जो मैराथन रनर होते हैं, मैराथन में जो दौड़ने वाले लोग हैं, ड्रिंक्स ग्लूकोज वाटर ड्यूरिंग एंड आफ्टर अ रेस। जब रेस चल रही होती है तो ग्लूकोज वाटर पीते हैं, यानी पानी के अंदर ग्लूकोज डिजोल्व करके उसको पीते हैं। रेस के टाइम भी, रेस के बाद भी। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं बिकॉज ग्लूकोज प्रोवाइड्स इंस्टेंट एनर्जी। ग्लूकोज क्या करता है? तुरंत एनर्जी प्रोवाइड करता है। देखो, जो भी हम फूड खाते हैं ना उससे हमको एनर्जी मिलती है। अब फूड खाने और उससे एनर्जी मिलने के बीच का जो टाइम है ये डिपेंड करेगा कि कैसा फूड आप खा रहे हो। क्योंकि जो फूड हम खाते हैं ना वो पहले डाइजेस्ट होता है, हजम होता है, डाइजेस्ट होकर वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज बन जाता है। उस ग्लूकोज से फिर एनर्जी निकलती है। अब अगर डायरेक्टली ग्लूकोज को ले लिया जाएगा तो तुरंत एनर्जी मिल जाएगी। अब जो मैराथन रनर है, मैराथन में जो दौड़ रहा है, उसको तो तुरंत एनर्जी चाहिए ना। उसको ऐसा थोड़ी ना कि चलो अभी खा लेते हैं बाद में एनर्जी है, अभी दौड़ रहा है तुरंत एनर्जी चाहिए। तो साथ में वो ग्लूकोज वाटर पीते रहते हैं ताकि तुरंत एनर्जी मिलती रहे। ग्लूकोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट। तो ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल है। अब ये कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया था ना कि हमारे फूड के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। तो उन चीज़ों में एक चीज़ कार्बोहाइड्रेट भी होती है, यानी कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत हमारी बॉडी को होती है। वो कार्बोहाइड्रेट फूड के अंदर होता है। कार्बोहाइड्रेट कई टाइप के होते हैं, उसका एक एग्जाम्पल है ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट्स आर वन ऑफ द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ एनर्जी इन अवर डाइट। तो जो हमारी डाइट है, जो भी चीज़ें हम खाते हैं, उनमें से जो प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का, मतलब सबसे पहले जो एनर्जी मिलती है वो कहाँ से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। फूड के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है वो एनर्जी में बदल जाता है और उस एनर्जी को हमारी बॉडी यूज़ करती है। अभी जो कार्बोहाइड्रेट है वो कहाँ पाया जाता है? तो ये मिलेगा आपको सीरियल्स के अंदर, यानी अनाज के अंदर, जैसे व्हीट, राइस, मेज़ हो गया। वेजिटेबल्स के अंदर मिलेगा, जैसे पोटैटो हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया। फ्रूट्स के अंदर भी आपको मिलेगा, जैसे बनाना, पाइनएप्पल, मैंगो। ये कुछ सोर्सेज हैं कार्बोहाइड्रेट के, और भी होते हैं, कुछ आपको लिखा है यहाँ साइड में, आपको इमेज भी बनी है, ठीक है। क्या आप जानते हो जो कॉमन शुगर है घरों में, जो हम चीनी यूज़ करते हैं, वो भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। मैंने आपको बताया ना कार्बोहाइड्रेट कई टाइप के होते हैं, उनमें से एक शुगर है। वाई डू यू थिंक वी प्रीफर टू हैव लड्डूज एज अ पार्ट ऑफ आवर ट्रेडिशनल डाइट इन विंटर्स? आपको क्या लगता है सर्दियों में हम लड्डू क्यों खाते हैं? सर्दियों में लड्डू बनता होगा, हमारे घर में तो बनता है। तो बेसन हो गया या व्हीट फ्लावर, इसको हम आटा कहते हैं, गेहूं का आटा। घी अमंग द मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ लड्डूज अलॉन्ग विद गोंद, यानी एडिबल गम्स, नट्स, सीड्स। तो लड्डू कैसे बनता है? बेसन ले लिया या उसकी जगह गेहूं का आटा ले लिया, उसमें घी मिला दिया और उसके अलावा और भी चीज़ें मिला देते हैं, जैसे गोंद हो गया, ठीक है। एडिबल गम्स, जो पेड़ से गम्स वगैरह निकलते हैं, तो खाने वाले जो गम्स होते हैं ना उसको गोंद कहते हैं। तो गोंद डाल के बनाया जाता है, कहते हैं ना गोंद का लड्डू है। उसके अंदर नट्स डाल दिया, सीड्स डाल दिया, तो ये सब मिला कर लड्डू बनाया जाता है।
घी एंड वेरियस काइंड्स ऑफ ऑयल्स आर ग्रुप्ड अंडर अनदर काइंड ऑफ फूड कॉम्पोनेंट विच इज कॉल्ड फैट। अब जो आपका घी हो गया और इसके अलावा और भी अलग अलग तरीके के जो ऑयल्स होते हैं, जो तेल होते हैं, उनको ग्रुप किया जाता है एक दूसरे तरीके के फूड कॉम्पोनेंट में जिसको हम फैट कहते हैं। यानी इनके अंदर अच्छी खासे अमाउंट में फैट मिलता है। तो फूड के अंदर जो जो चीज़ें होती हैं वो फूड के कॉम्पोनेंट्स कहलाते हैं। एक फूड का कॉम्पोनेंट हमने देख लिया क्या, कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा यहाँ देख लिया फैट। ये दो कॉम्पोनेंट हो गए। अभी फैट मिलता कहाँ है? सोर्सेज ऑफ फैट कैन बी फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल। तो फैट हमको प्लांट से भी मिल सकता है, एनिमल से भी मिल सकता है। प्लांट्स की बात कर ले तो नट्स के अंदर मिलेगा, सच एज ग्राउंड नट्स यानी मूंगफली, वॉलनट यानी अखरोट, कोकोनट्स हो गया, आलमंड्स हो गया। और सीड्स के अंदर मिलता है जैसे पंपकिन सीड्स हो गया, सनफ्लावर सीड्स हो गया। ये कुछ सोर्सेज हैं फैट के। फैट इज अ सोर्स ऑफ स्टोर्ड एनर्जी। अब फैट का काम क्या होता है? ये सोर्स होता है स्टोर्ड एनर्जी का। अब आप कहोगे सर कार्बोहाइड्रेट से भी एनर्जी मिलती है, फैट से भी एनर्जी मिलती है, तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? तो जो कार्बोहाइड्रेट है ना, उसके बारे में हमने क्या पढ़ा था कि ये प्राइमरी सोर्स है एनर्जी के। यानी मेनली जो एनर्जी मिलती है हमको वो कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है, क्योंकि इससे एनर्जी मिलने में हमको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तुरंत जो एनर्जी का सप्लाई होता है वो कार्बोहाइड्रेट के थ्रू होता है। वहीं फैट ये भी सोर्स है एनर्जी का, यहाँ से भी एनर्जी मिलती है, लेकिन ये मेनली स्टोर्ड होती है। यानी कोई हमने फूड आइटम खाया, उसके अंदर जो फैट है वो आमतौर से स्टोर हो जाएगा, हमारी बॉडी रख लेगी। अगर उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट भी है, फैट भी है, तो एनर्जी जो बॉडी तुरंत इस्तेमाल करेगी वो कार्बोहाइड्रेट से करेगी, फैट वाले को रख लेगी कि भैया जब ज़रूरत पड़ेगी तो उसको इस्तेमाल करेंगे। जब बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट की कमी होने लगती है तब ये फैट इस्तेमाल होता है। तो समझ गए कार्बोहाइड्रेट और फैट के अंदर क्या डिफरेंस है। कार्बोहाइड्रेट से तुरंत हमको एनर्जी मिलती है, क्विक सप्लाई होता है। ऐसे समझ सकते हो जो जेब में पैसा रखा हुआ है वो आपका कार्बोहाइड्रेट है कि तुरंत ज़रूरत पड़ी और दे दिया। और जो बैंक के अंदर रखा हुआ है कि भैया जब ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ से जाके निकालेंगे, तो वो आपका फैट वाला हो गया। यस, माई ग्रैंडमा टोल्ड मी दैट लड्डूज रिच इन घी एंड नट्स प्रोवाइड एनर्जी टू कीप अस वार्म। तो ये बच्चा कह रहा है हाँ, मेरी ग्रैंडमा ने मुझे बताया कि जो लड्डू हैं वो रिच होते हैं घी, यानी उनके अंदर घी होता है, नट्स होता है, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और हमको गर्म रखते हैं। यानी उस एनर्जी का यूज़ हमारी बॉडी को गर्म रखने में भी होता है। तो ये इमेज बनी है सम सोर्सेज ऑफ फैट्स, कहाँ कहाँ से फैट मिलता है। देखो ये मिल्क की बॉटल है, अलग अलग तरीके के जो ऑयल्स हैं यहाँ मिल जाएगा। कर्ड हो गया, आलमंड्स हो गया, कैश्यू नट्स, काजू वगैरह, सीसम सीड हो गया, सोयाबीन, ग्राउंड नट, वॉलनट, सनफ्लावर सीड, पिस्ता हो गया, बटर हो गया। तो ये क्या है? फैट के कुछ सोर्सेज हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट है ये प्रोवाइड करता है एनर्जी ताकि हम अलग अलग एक्टिविटीज़ कर सकें। देयरफॉर दे आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। तो ऐसे फूड जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स और फैट अच्छे खासे अमाउंट में होता है तो उनको हम कहते हैं एनर्जी गिविंग फूड्स, यानी ये वो फूड हैं जिनसे हमको एनर्जी मिलती है। आइडेंटिफाई मोर फूड आइटम दैट आर रिच सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट। तो और भी फूड आइटम को आप पहचानो जिनके अंदर अच्छे खासे अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स होता है और फैट होता है। तो देखो बहुत सारे फूड आइटम हैं, दो तीन मैं आपको लिखा देता हूँ। इसे कार्बोहाइड्रेट का लिख देते हैं, किडनी बीन्स जिसको हम राजमा कहते हैं, रागी हो गया, बाजरा हो गया, ठीक है, 3 लिख देते हैं। फैट की बात कर लें तो सोर्सेज ऑफ फैट कुछ यहाँ दिए हैं, कौन सा नहीं दिया है? क्रीम हो गया, पनीर नहीं लिखा ना, हाँ पनीर लिख लो। और एग योक हो गया, अंडे की जो जर्दी हो गई, उसके अंदर भी फैट होता है। मोर टू नो, चलिए और कुछ जानते हैं। पोलर बियर्स एक्यूमुलेट अ लॉट ऑफ फैट अंडर दियर स्किन। ये देखो पोलर बियर की इमेज बनी है। ये क्या करते हैं, अपनी स्किन के अंदर फैट को एक्यूमुलेट कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि फैट इज अ सोर्स ऑफ स्टोर्ड एनर्जी। अगर एनर्जी कहीं स्टोर करके रखना हो तो वो फैट के फॉर्म में स्टोर रहती है। तो ये लोग फैट को अपनी स्किन के अंदर स्टोर कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये जो फैट है वो सर्व करता है एनर्जी सोर्स की तरह से, यानी एनर्जी यहाँ से मिलती रहती है। इट सपोर्ट्स देम ड्यूरिंग देयर मंथ्स ऑफ लॉन्ग विंटर स्लीप, जिसको हम हाइबरनेशन कहते हैं। यानी सर्दियों में जब इनको लंबी नींद लेनी होती है, बहुत लंबे समय तक ये सोते रहते हैं सर्दियों में, तो अब जब सोता रहेगा तो कहाँ से खाना खाएगा? तो यही जो फैट इन्होंने इकट्ठा करके रखी होती है यही धीरे धीरे बॉडी यूज़ करती रहती है और इनको जिंदा रखती है, और बॉडी के जो भी और काम है वो इसी से होते रहते हैं। इनेबलिंग देम टू सर्वाइव विदाउट ईटिंग। तो बिना खाए काफ़ी लंबे टाइम तक ये जो जिंदा रह लेते हैं वो इसी वजह से, क्योंकि फैट इन्होंने स्टोर करके रखा होता है अपने स्किन के अंदर। तो कॉम्पोनेंट देख लिया। अब तीसरा है प्रोटीन। ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे फूड का। मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, यानी मिल्क से बनने वाली चीज़ें, कर्ड हो गया, पनीर हो गया, मिल्क खुद हो गया, और जो पल्सेस हैं ये अच्छे सोर्स हैं प्रोटीन के। जो स्पोर्ट्स पर्सन है, स्पोर्ट्स वगैरह जो खेलते हैं, उनको प्रोटीन की ज़रूरत होती है लार्ज क्वांटिटीज़ के अंदर टू बिल्ड दियर मसल्स, ताकि वो अपनी मसल्स को बिल्ड कर सकें। जैसे क्रिकेटर हो गया, फुटबॉलर हो गया, या और भी जो स्पोर्ट्स हैं, काफ़ी भागना दौड़ना होता है, काफ़ी एनर्जी चाहिए होती है, तो मसल्स इनकी स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि मसल्स ही मूवमेंट कराने में मदद करती है, चलने फिरने में मदद करती है। जितनी मसल स्ट्रांग होगी, जितनी अच्छे से मसल्स बिल्ड रहेंगी, उतना भागना दौड़ना, मेहनत करना ये आसान हो जाएगा। तो ये मसल बिल्ड कैसे होगी? प्रोटीन की मदद से होगी। तो ज़्यादा अमाउंट में ये लोग प्रोटीन लेते हैं।
तो जो प्रोटीन है वो प्लांट से भी मिलता है और एनिमल से भी मिलता है। कुछ कमाल के प्लांट सोर्सेज जहाँ से प्रोटीन मिलता है वो आपके हैं पल्सेस, बीन्स जैसे सोयाबीन, किडनी बीन्स, ठीक है, पीस हो गया यानी मटर, नट्स हो गया, तो ये प्लांट वाले सोर्स हो गए, यानी प्लांट से हमको प्रोटीन मिल रहा है। एनिमल सोर्सेज की बात कर लें जहाँ से प्रोटीन मिलता है तो उसमें आ गया मिल्क, पनीर, एग, फिश, मीट, ठीक है, दोनों के आपकी इमेज नीचे दी हुई है। प्रोटीन रिच फूड हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। ऐसे फूड जो कि प्रोटीन रिच होते हैं, अच्छे खासे अमाउंट में उनके अंदर प्रोटीन होता है, ये फूड क्या करते हैं, हेल्प करते हैं ग्रोथ में। जैसे आप ग्रो हो रहे हो, अभी छोटे से बड़े हो रहे हो, हाइट बढ़ रही है, तो इस टाइम आपको प्रोटीन काफ़ी ज़रूरी है, वरना ग्रोथ में प्रॉब्लम आ जाती है। अगर सही अमाउंट में प्रोटीन नहीं मिलेगा तो हो सकता है हाइट आपकी ज़्यादा ना बढ़े, आप बहुत पतले दुबले रह जाओ, क्योंकि प्रोटीन ग्रोथ में मदद करता है और बॉडी के अंदर कुछ भी डैमेज हो गया उसको रिपेयर करने में मदद करता है। जैसे अगर चोट वगैरह कभी थोड़ी बहुत कुछ लग जाती है, अगर कुछ भी ना लगाए तो बॉडी अपने आप रिपेयर कर लेती है। तो क्यों कर लेती है? प्रोटीन की वजह से। अगर प्रोटीन की कमी होगी तो थोड़ी सी भी चोट लगेगी, काफ़ी टाइम लगेगा उसको रिपेयर होने में, ठीक है। तो प्रोटीन के बारे में ये बात याद रखना कि ये ग्रोथ और बॉडी की रिपेयर में मदद करते हैं, इसीलिए इनको हम कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड्स, क्योंकि बॉडी को बिल्ड कर रहे हैं। ऐसे भी याद रख सकते हो, बॉडी बिल्डर लोग प्रोटीन वगैरह खूब लेते हैं ना, पनीर खा रहे हैं, चिकन खा रहे हैं, ताकि वो बॉडी बिल्डिंग कर सके, बॉडी बना सके। तो प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग फूड। तो सोर्सेज ऑफ प्रोटीन आपको नीचे दिए हैं, ऊपर हमने देख ही लिया। राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन मस्ट बी इंक्लूडेड इन डाइट ऑफ ग्रोइंग चिल्ड्रन फॉर दियर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये मैंने आपको बताया ना कि जो ग्रोइंग चिल्ड्रन है, जैसे अभी आप लोग बड़े हो रहे हो, तो इस टाइम आपकी डाइट के अंदर जो भी आप खा रहे हो उसमें सही अमाउंट प्रोटीन का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके। इनमें से कौन से फूड कंपोनेंट है जो कि आपके डेली डाइट का पार्ट है? ऊपर जो हमने देखा प्रोटीन के बारे में, क्या क्या चीज़ें हैं जो आप डेली बेसिस पे खा रहे हो, क्योंकि रोज़ाना बॉडी की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि एक दिन प्रोटीन लिया और उसके बाद एक हफ्ते गायब। क्या कभी आपने मशरूम देखा है? ये ज़्यादातर ग्रो होते हैं डार्क और मॉइस्ट प्लेसेस में, यानी जहाँ अंधेरा हो और नमी हो, बहुत ज़्यादा पानी वगैरह हो, वहाँ पर ये ग्रो होते हैं। एडेबल मशरूम्स आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो वो मशरूम जिनको खाया जाता है ये एक अच्छे सोर्स हैं प्रोटीन के। आपको क्या लगता है हमें क्यों एडवाइस किया जाता है कि हमें इंक्लूड करना चाहिए फ्रूट्स और वेजिटेबल को, और इसके अलावा और भी जो प्लांट बेस्ड फूड है अपनी डाइट के अंदर, यानी ये चीज़ें भी खानी चाहिए? चलिए अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सम अदर फूड कॉम्पोनेंट्स बाय रीडिंग द फॉलोइंग 2 केसेस। तो और भी जो फूड कॉम्पोनेंट है उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसको हम समझेंगे। 2 केस यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे, उस केस से हम समझेंगे इसको। केस 1, इन अर्लियर टाइम्स, पहले के ज़माने में, ड्यूरिंग लॉन्ग वोएजेस, वोएजेस मतलब जो समुद्र का सफ़र करते थे शिप वगैरह पे, तो लंबे लंबे जो समुद्र का सफ़र होता था, तो उस टाइम जो सेलर्स होते थे, नाविक होते थे या नाव पे जो सवार लोग होते थे, ऑफन सफर्ड फ्रॉम ब्लीडिंग एंड स्वेलिंग गम्स। तो उनके अंदर एक बीमारी होती थी, क्योंकि जो मसूड़े हैं उनमें से खून निकलने लगता था, वो फूल जाते थे। ड्यूरिंग अ वोएज इन 1746, स्कॉटिश फिजिशियन जेम्स लिंड ऑब्जर्व दैट सेलर्स हु कंज्यूम्ड लेमन्स एंड ऑरेंजेस रिकवर्ड फ्रॉम दीज सिम्टम्स। तो ऐसे ही समुद्र के एक सफ़र में, जो कि 1746 में हुआ था, स्कॉटिश फिजिशियन यानी स्कॉटलैंड के एक फिजिशियन थे जिनका नाम जेम्स लिंड था, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि वो सेलर, वो नाविक जो कि लेमन्स यानी नींबू और ऑरेंजेस यानी संतरा, इसको कंज्यूम कर रहे हैं, इसको खा रहे हैं, उनके ये सिम्टम रिकवर हो जा रहे हैं, यानी उनकी ये दिक्कत दूर हो जा रही है, ब्लीडिंग और स्वेलिंग गम्स की। तो ये जो ब्लीडिंग और मसूड़ों का फूलना है, ये सिम्टम है एक बीमारी का जिसको हम कहते हैं स्कर्वी। अब ये केस पढ़कर आपने क्या इंटरप्रेट किया, क्या बात समझ में आई आपको? व्हाट क्योर्स स्कर्वी? तो स्कर्वी वाली जो बीमारी है उसको क्या चीज़ सही कर रही थी? तो क्या बताया गया आपको? लेमन्स एंड ऑरेंजेस हेल्प इन क्योरिंग स्कर्वी। स्कर्वी बीमारी को दूर करने में कौन सी चीज़ यूज़ हो रही थी? लेमन्स और ऑरेंजेस। स्कर्वी जो बीमारी है वो विटामिन सी की डिफिशियंसी यानी कमी की वजह से होती है। तो एक और फूड कंपोनेंट के बारे में हमने जान लिया, वो क्या है? विटामिन्स। ये भी कई टाइप के होते हैं, ए, बी, सी, इसमें भी फर्दर कैटेगरी होती है, तो आगे हम देखेंगे। तो स्कर्वी जो बीमारी है वो होती है विटामिन सी की डिफिशियंसी यानी कमी की वजह से। विटामिन सी प्रेजेंट होते हैं सिट्रस फ्रूट्स के अंदर, यानी जो खट्टे फल होते हैं, जैसा लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, तो ये खट्टापन होता है इनके अंदर कि नहीं? तो जिस फ्रूट के अंदर खट्टापन होगा, सिट्रस जो फ्रूट्स होंगे उनके अंदर विटामिन सी प्रेजेंट होगा। हेल्प्स इन क्योरिंग दिस डिजीज। तो स्कर्वी बीमारी का इलाज किसमें है कि हम सिट्रस फ्रूट्स खाएं, खट्टे फल खाएं, क्योंकि उसके अंदर विटामिन सी होता है। तो ओवरऑल केस 1 के अंदर क्या बात समझ में आई कि एक बीमारी है, उसको हम स्कर्वी कहते हैं, जिसके अंदर होता ये है कि जो गम्स हैं, मसूड़े हैं, वो फूल जाते हैं और उसके अंदर से ब्लीडिंग होने लगती है, खून बहने लगता है। ये बीमारी होती है विटामिन सी की कमी की वजह से, और विटामिन सी पाया जाता है सिट्रस फ्रूट्स यानी खट्टे फलों के अंदर, जैसा कि लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया। तो अगर ये बीमारी हो गई है और ठीक करना है या फिर इस बीमारी से बचना है, तो ऐसे फूड खाने चाहिए जिनके अंदर विटामिन सी हो, जैसा कि सिट्रस फ्रूट्स, खट्टे फल। केस 2, 1960s के अंदर
Indian scientists found that among the human population in the Himalayan region and the northern plains of India, symptoms of swelling at the front of the neck were prevalent. तो 1960s के अंदर इंडिया के साइंटिस्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि वो लोग जो हिमालयन रीजन, हिमालय जो पहाड़ है उसके आसपास रहते हैं, और जो नॉर्दर्न प्लेन है इंडिया का, इसमें पंजाब हो गया, दिल्ली हो गया, यूपी, बिहार, ये सब जो इलाके हैं, यहाँ पर एक बीमारी हो रही है लोगों को, मतलब एक सिम्टम देखने को मिल रहा है। क्या हो रहा है? उनकी जो नेक है, गर्दन है, उसके सामने वाला हिस्सा फूल जा रहा है। जैसे आप यहाँ इमेज में देख सकते हो, उसकी गर्दन सामने से ये फूल आई है, तो ये चीज़ देखने को मिला और ये प्रेवलेंट था, यानी बहुत ही कॉमन था। जिसको देखो उसी की गर्दन फूली आ रही है। तो इस पर जब स्टडी की गई, पता लगाया गया कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो वहाँ से पता चला कि आयोडीन की कमी की वजह से हो रहा है। एज पर नॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एन एफर्ट वॉज मेड टू सप्लीमेंट कॉमन सॉल्ट विद आयोडीन फॉर प्रिपेयरिंग आयोडाइज सॉल्ट। तो सरकार की तरफ से एक कदम उठाया गया जहाँ पर यह डिसाइड हुआ कि जो कॉमन सॉल्ट है, जो नमक है, उसके साथ हम सप्लीमेंट कर देंगे, यानी जोड़ देंगे आयोडीन को। आयोडीन की कमी की वजह से हो रहा है, नमक के साथ आयोडीन मिला दो, तो वो कॉमन सॉल्ट जिसके साथ आयोडीन मिला हुआ है उसको हम कहते हैं आयोडाइज्ड सॉल्ट। जो नमक हमारे घरों के अंदर आता है ना, उसके पैकेट में कभी देखना क्या लिखा होता है, आयोडाइज्ड सॉल्ट लिखा होता है। तो नमक के साथ इसको मिला दिया गया। तो इस आयोडाइज्ड सॉल्ट को खाने की वजह से ये जो सिम्टम थे ये कम हो गए। तो ये जो सिम्टम थे वो हो रहे थे आयोडीन की कमी की वजह से। तो बेसिकली आयोडीन की कमी सॉइल के अंदर हो रही थी, इस रीजन के अंदर। देखो जो प्लांट है वो न्यूट्रिएंट कहाँ से लेता है, अपनी ज़रूरत की चीज़ें कहाँ से लेता है, सॉइल से लेता है। अब सॉइल के अंदर अगर आयोडीन की कमी हो जाएगी तो प्लांट के अंदर आयोडीन कम जाएगा। वो प्लांट हम खा रहे हैं, तो पहले तो आयोडीन अच्छे खासे अमाउंट में चलो मिल जा रहा था, या जहाँ पर भी आयोडीन सॉइल के अंदर अच्छे खासे अमाउंट में है वहाँ तो प्लांट में चला जाएगा। प्लांट खा लोगे तो उससे आपके आयोडीन की जो ज़रूरत है बॉडी को वो पूरी हो जाएगी। लेकिन इन इलाकों में क्या हो रहा था, हिमालयन रीजन और नॉर्दर्न प्लेन जो इंडिया के हैं, वहाँ पर मिट्टी के अंदर आयोडीन की कमी हो रही थी। तो प्लांट के अंदर भी आयोडीन की कमी हो गई। उस प्लांट को जो हम खा रहे थे तो जितनी आयोडीन की ज़रूरत हमारी बॉडी को है वो नहीं मिल पा रही थी, तो ये बीमारी हो रही थी, रिजल्टिंग इन द लैक ऑफ आयोडीन इन द लोकल फूड। इसकी वजह से लोकल जो फूड है उसके अंदर आयोडीन की कमी हो रही थी और वाटर सप्लाई के अंदर, यानी आयोडीन पानी के अंदर भी चला जाता था। तो अगर आयोडीन कम होगा तो पानी की सप्लाई के अंदर भी कम हो जाएगा। स्वेलिंग एट द फ्रंट ऑफ द नेक इज अ सिम्टम ऑफ डिजीज कॉल्ड गोइटर। तो ये जो सिम्टम है जहाँ पर गर्दन ऐसे फूल आती है, इस बीमारी को हम कहते हैं गोइटर। अब कॉमन सॉल्ट के साथ आयोडीन को मिलाना ये एक मास्टर स्ट्रोक था। मतलब सोचो इतने ढेर सारे लोगों को अगर एक बीमारी हो रही है, और जब कोई चीज़ कॉमनली होती है तो लोग कहते हैं अरे सबका ही तो गर्दन इसी तरह हो रही है, तो हम क्या करें। तो एक एक आदमी तक दवा को पहुंचाना, यानी आयोडीन को पहुंचाना, या उनको कन्विंस करना कि भैया आओ तुमको ये दिक्कत है, इसका इलाज करा लो, ये बड़ा मुश्किल काम था। तो फिर ये डिसाइड किया गया कि भैया ऐसी चीज़ के साथ मिला दो जिसको आमतौर से लोग इस्तेमाल करते हैं। तो नमक के साथ मिला दिया, क्योंकि नमक तो हर कोई यूज़ कर रहा है। तो नमक के साथ अगर आयोडीन मिला देंगे तो घर घर तक पहुँच जाएगा, तो जिसको दिक्कत है वो दूर हो जाएगी और आगे लोगों को दिक्कत नहीं होगी। तो इससे दोनों काम हो गया, लोगों के सिम्टम कम भी हो गए, जिनको हो जाते आगे चलकर उनको भी नहीं हुआ। तो केस 2 से आपने क्या इन्फर किया, क्या बात समझ में आई? तो बात ये समझ में आई कि हमारी बॉडी को आयोडीन की ज़रूरत है। अगर रिक्वायर्ड अमाउंट में आयोडीन नहीं मिलेगा तो गोइटर जैसी बीमारी हो जाएगी। यू मे हैव लर्न अबाउट आयोडाइज्ड सॉल्ट थ्रू न्यूज़पेपर्स, एडवर्टाइजमेंट्स और बाई रीडिंग अबाउट इट ऑन द सॉल्ट पैकेट। तो अलग अलग जगह पर आयोडाइज्ड सॉल्ट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसका मतलब क्या होता है? आयोडाइज्ड सॉल्ट इज सिंपली कॉमन सॉल्ट मिक्सड विद रिक्वायर्ड क्वांटिटीज ऑफ सॉल्ट्स ऑफ आयोडीन। तो आयोडाइज्ड सॉल्ट में बेसिकली क्या होता है, जो कॉमन सॉल्ट है, जो नॉर्मल नमक होता है, उसके साथ आयोडीन की सॉल्ट को मिला दिया जाता है। आयोडीन भी एक तरह की सॉल्ट है, तो दोनों तरीके के नमक को मिला दिया जाता है, तो जो चीज़ बनती है उसको हम आयोडाइज्ड सॉल्ट कहते हैं। सॉल्ट फार्मिंग इज अ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज नेम्ड अगरियाज। तो एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं सॉल्ट फार्मिंग, नमक की खेती करना। ये एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है, मतलब बहुत टाइम से की जा रही है। एक ट्राइबल कम्युनिटी है जिसको हम अगरियाज कहते हैं, ये लोग ये काम करते हैं। क्या करते हैं? सॉल्ट फार्मिंग करते हैं, नमक की खेती करते हैं। कहोगे नमक की खेती कैसे होती है? दे प्रैक्टिस सॉल्ट फार्मिंग इन द लिटिल रन ऑफ कच्छ एंड अदर पार्ट्स ऑफ गुजरात। तो एक जगह है रन ऑफ कच्छ, वहाँ पर और उसके अलावा गुजरात के और हिस्सों में ये फार्मिंग की जाती है। फॉर 8 months दे लिव इन एक्सट्रीम हीट ऑफ द डेजर्ट एंड वर्क वेरी हार्ड टू गेट सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। 8 महीने तक ये लोग बिल्कुल गर्मी में रहते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ पर, लेकिन वहीं पर रहते हैं, पूरा रेगिस्तान टाइप का होता है, वहाँ पर रहते हैं, वर्क करते हैं, ताकि जो सी वाटर है, समुद्र का जो पानी है, वहाँ से नमक निकाला जा सके। तो बेसिकली होता ये कि समुद्र के पानी को एक जगह पर कलेक्ट कर लेते हैं। अब ये जो वाटर होता है ये काफ़ी शैलो होता है, बहुत गहराई तक नहीं होता, कम लेवल तक भरा होता। तो ऐसे फैला देते हैं, धूप इस पर जब पड़ती है तो पानी भाप बन के उड़ जाता है। अच्छा, समुद्र के पानी के अंदर नमक मिला होता है, तो इस तरह से पानी को फैला देते हैं बड़े से एरिया पे। जैसे यहाँ आप साइड में इमेज देख सकते हो, ऐसे करके पूरे एरिया में ये फैला रहे हैं। जब धूप पड़ती है, पानी भाप बन के उड़ जाता है, तो नमक रह जाता है। इस तरीके से नमक मिलता है। हाउ वुड यू फाइंड आउट मोर अबाउट अदर फूड कॉम्पोनेंट्स दैट प्रोटेक्ट अवर बॉडी
फ्रॉम वेरियस डिजीजेस। अब और कैसे पता करोगे कि वो कौन से फूड कॉम्पोनेंट हैं जो कि हमारी बॉडी को बचाते हैं और भी बीमारियों से? तो उसके बारे में आपको रिसर्च करना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, इंटरनेट पर सर्च करना पड़ेगा, तो आपको पता चलेगा। एक्टिविटी 3.4, चलिए एक सर्वे कंडक्ट करते हैं। स्टडी करो जो चार्ट आपको नीचे फिगर 3.5 में दिया है। टू एक्सप्लोर द फंक्शंस एंड सोर्सेज ऑफ वेरियस फूड कॉम्पोनेंट्स, अलग अलग जो फूड कॉम्पोनेंट है उसके क्या फंक्शन है, क्या काम है, और वो फूड कॉम्पोनेंट कहाँ से मिलेगा, क्या सोर्सेज हैं उसके। फाइंड आउट मोर सोर्सेज ऑफ वाइटामिन एंड मिनरल्स, तो और भी जो वाइटामिन और मिनरल्स के सोर्सेज हैं जहाँ से मिलते हैं उसको पता करो। ऑल्सो अंडरस्टैंड द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज कॉज्ड बाय द लैक ऑफ दीज फूड कॉम्पोनेंट्स, अगर ये फूड कॉम्पोनेंट की कमी हो जाएगी हमारी बॉडी में तो उसकी वजह से क्या बीमारी होगी, क्या सिम्टम्स देखने को हमको मिलेंगे। अपने नेबरहुड के अंदर जाओ और लोगों से मिलो और पता लगाओ इफ़ एनी इंडिविजुअल शोज द सिम्टम लिस्टेड ऑन द चार्ट, तो जो चार्ट आपको दिया हुआ है नीचे, पता करो किसी को ये सिम्टम आ रहा है, ये दिक्कत हो रही किसी को। एन इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट ऑफ दिस काइंड कैन बी टेकन बाय स्टूडेंट अंडर द गाइडेंस ऑफ अ टीचर, तो ये इन्वेस्टिगेटरी जो प्रोजेक्ट है जहाँ जांच पड़ताल करते हैं इसको स्टूडेंट कर सकता है टीचर की गाइडेंस में। कोरिलेट दीज सिम्टम्स विद देयर डाइट एंड आइडेंटिफाई द डिफिशियंसी डिजीज और डिजीजेज और डिसऑर्डर्स, तो जाके उनसे मिलोगे कि भैया देखो आपको इनमें से कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, तो बताएंगे हाँ ये वाली दिक्कत हमको हो रही है। उनके डाइट प्लान के बारे में पूछो कि क्या क्या खाते हैं वो दिन भर में, वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि किस चीज़ की कमी हो रही है। अगर ऐसा फूड खा रहे हैं जिसके अंदर प्रोटीन की कमी है तो आप बताओगे नहीं प्रोटीन की कमी आपको हो रही है, इस वजह से आपको ये दिक्कत हो रही है, तो ये एज अ प्रोजेक्ट आपको ये काम करना है। सजेस्ट द पॉसिबल कॉज या कॉजेज फॉर द सिम्टम ऑब्जर्व एंड चेंजेस रिक्वायर इन द डाइट फॉर द इम्प्रूवमेंट, तो जब आपको पता चल जाए कि हाँ किस वजह से हो रही है तो बताओ कि भैया जो सिम्टम आप बता रहे हो ना, ये दिक्कत जो आप बता रहे हो वो इस वजह से हो रही है और आपकी डाइट में ऐसा ऐसा चेंज करना पड़ेगा, आप ये चीज़ कम खा रहे हो, आपको प्रोटीन कम मिल रहा है, आप ये भी चीज़ ऐड कर लो, इसके अंदर प्रोटीन आपको मिलेगा, तो इस तरीके से काम करना है। और उनको सजेस्ट करो कि आप डॉक्टर से मिल लीजिए और भी आपको जानकारी वहाँ मिल जाएगी। तो ये हमारा चार्ट है। पहले कॉलम में आपको फूड कॉम्पोनेंट दिए हैं, यहाँ मेनली 2 कॉम्पोनेंट की बात की जा रही है, वाइटामिन और मिनरल। बाकी कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन तो हम देख चुके हैं, अब ये दोनों को हम देखते हैं। इस कॉम्पोनेंट का फंक्शन क्या है, क्या काम करता है, कुछ सोर्सेज कहाँ से मिलेगा ये जो कॉम्पोनेंट है फूड का, इसकी कमी हो गई तो क्या बीमारी होगी, इसके सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे, क्या दिक्कत हमको समझ में आएगी जिससे हम ये आइडिया लगा सकें कि हाँ भैया इसकी कमी है। तो पहला फूड कॉम्पोनेंट है विटामिन ए। इसका काम क्या है कि हमारी आइज़ और स्किन को हेल्दी रखना। पपाया, कैरेट, मैंगो, मिल्क इसके अंदर आपको मिलेगा। इसकी कमी की वजह से आपको लॉस ऑफ विजन हो सकता है, आंखों की रोशनी जा सकती है। सिम्टम क्या आएंगे, पहले आपको सिम्टम आएगा पुअर विजन, सही से दिख नहीं रहा, धुंधला दिख रहा है। इसके अलावा लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, जिसको हम नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, यानी रात में दिखाई ना पड़ना, अंधेरे में दिखाई ना पड़ना, ये दिक्कत होती है। कभी कभी कंप्लीट लॉस हो जाता है विजन का, यानी बिल्कुल आंख की रोशनी चली गई, ना दिन में दिखाई पड़ रहा है ना रात में, तो विटामिन ए की अगर बहुत कमी हो जाएगी तो ये तक हो सकता है। फिर विटामिन B1, ये हमारे हार्ट को हेल्दी रखता है और सपोर्ट करता है बॉडी को ताकि वो परफॉर्म कर सके बहुत सारे फंक्शंस को। कहाँ मिलेगा, लिग्यूम्स के अंदर मिलेगा, ये एक तरह के जो है फूड आइटम होते हैं, जैसे दाल वगैरह हो गई इसी के अंदर आती है। फिर जो नट्स हो गए जैसे ग्राउंड नट वगैरह हो गया, होल ग्रेन्स जिसके अंदर वीट हो गया, ब्राउन राइस हो गया, ठीक है, सीड्स हो गई, और जो मिल्क प्रोडक्ट हो गए, यहाँ से आपको विटामिन B1 मिलेगा। इसकी कमी की वजह से आपको बीमारी हो सकती है, इसका नाम है बेरी बेरी। इसके सिम्टम क्या आ सकते हैं, स्वेलिंग हो सकती है यानी सूजन आ सकती है, टिंगलिंग मतलब झुंझुनी चढ़ना, या फिर बर्निंग सेंसेशन, जलन सा होना, कहाँ पर, फीट में और हैंड में, यानी हाथ पैर में सूजन आ सकती है, झुंझुनी चढ़ सकती है और जलन सी महसूस होगी, ऐसा लगेगा कि ठंडा पानी इसके ऊपर डाल दें। इसके अलावा सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है विटामिन B1 की कमी की वजह से। विटामिन C की बात कर लें तो ये हेल्प करते हैं हमारी बॉडी को बीमारियों से लड़ने में। आंवला, अमरूद, हरी मिर्च, संतरा, नींबू, इनके अंदर आपको विटामिन C मिलेगा। ये हम देख चुके हैं ना, जो खट्टी चीज़ें होती है उसके अंदर विटामिन C होता है, और इसके बारे में भी बात कर चुके हैं कि विटामिन C की कमी की वजह से एक बीमारी होती है, इसको हम स्कर्वी कहते हैं। इसमें क्या होता है, ब्लीडिंग गम्स, मसूड़ों से खून आना, या फिर आपके जो वुंड्स है, जो जख्म है, उसको हील होने में, ठीक होने में टाइम लगेगा। मतलब एक बंदा नॉर्मल है जिसके विटामिन C की कमी नहीं है, उसके चोट वगैरह लगेगी तो जल्दी भर जाएगी, उसका जो चोट ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर विटामिन C की कमी है तो उस चोट को ठीक होने में काफ़ी टाइम लगेगा। विटामिन D की बात कर लें तो ये हेल्प करते हैं हमारी बॉडी को ताकि हम एब्जॉर्ब कर सके कैल्शियम फॉर बोन एंड टीथ हेल्थ। हमारे बोन्स के अंदर, हमारे दांतों के अंदर कैल्शियम होता है। इस कैल्शियम की ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को ताकि हमारी जो बोन और टीथ हैं वो हेल्दी रह सके। विटामिन D क्या करता है, ये कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। अक्सर लोगों की हड्डी में दिक्कत होती है तो वो क्या करते हैं, चलो कैल्शियम की गोली खा लेते हैं, क्योंकि कैल्शियम से हड्डी वगैरह मजबूत रहेगी। लेकिन वो कैल्शियम वाली चीज़ें खाए जा रहे हैं, उसके बाद भी उनकी दिक्कत दूर नहीं हो रही है। अगर वो सही टाइम पे डॉक्टर से मिले होते तो उनको डॉक्टर क्या बताता कि भैया हो सकता है आपके कैल्शियम की दिक्कत ना हो, विटामिन D की कमी हो, कैल्शियम ले तो रहे हो लेकिन एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है,
ऐसे समझ लो कोई बैलून है, उसके अंदर होल है, आप हवा भरे जा रहे हो लेकिन बैलून फूल नहीं रहा, आप कह रहे हो यार काहे नहीं फूल रहा है, क्योंकि उस बैलून के अंदर होल है। तो कैल्शियम से आपके बोन्स और टीथ हेल्दी रहते हैं, लेकिन वो कैल्शियम बॉडी के अंदर जाए तो उसमें मदद कौन करता है? विटामिन डी। विटामिन डी मिलता कहाँ से है? बड़ी कमाल की जगह से मिलता है, एक्सपोजर टू सनलाइट। धूप में बैठोगे ना, बॉडी अपने आप बनाने लगेगी विटामिन डी। मिल्क के अंदर मिलेगा, बटर, फिश, एग्स, इनके अंदर मिलेगा। विटामिन डी की कमी की वजह से एक बीमारी होती है, इसको हम रिकेट्स कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो बोन्स होता है, हड्डी है, वो सॉफ्ट हो जाती है, बेंड कर जाती है, मुड़ जाती है। तो अक्सर लोग हड्डी की दिक्कत को कैल्शियम से रिलेट कर देते हैं, ये लगता है कैल्शियम की कमी है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है विटामिन डी की कमी की हो। अब कैल्शियम की बात कर ले तो ये हमारी जो बोन्स है और टीथ है उसको हेल्दी रखते हैं। कहाँ से मिलेगा? मिल्क के अंदर मिलेगा, सोया मिल्क हो गया, कर्ड, चीज़, पनीर, इनके अंदर हमको कैल्शियम मिलेगा। इनकी कमी की वजह से जो बोन और टूथ है इसका डीके होने लगता है, ये खराब होने लगते हैं। सिम्टम क्या होगा? वीक बोन्स, टूथ डीके, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, दांत खराब होने लगेंगे। तो समझ जाना कैल्शियम की दिक्कत है। लेकिन कैल्शियम और विटामिन डी रिलेट करके देखना है, ये भी मैंने आपको बता दिया कि कभी कभी कैल्शियम कमी नहीं होती, लेकिन विटामिन डी की कमी की वजह से कैल्शियम बॉडी ले नहीं पाती। आयोडीन की बात कर लें, ये हेल्प करते हैं परफॉर्म फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटीज़। ये बॉडी की जो फिजिकल एक्टिविटी है और हमारे दिमागी जो काम है इसको परफॉर्म करने में आयोडीन मदद करता है। आयोडीन कहाँ मिलेगा? हमको सी वीड के अंदर मिलेगा, समुद्र के अंदर एक तरह का प्लांट है जो ग्रो होता है, वहाँ से मिलेगा। वाटर चेस्टनट जिसको हम सिंघाड़ा कहते हैं, फिर आयोडाइज सॉल्ट के अंदर मिलेगा। इसकी कमी की वजह से गोइटर होता है। इसमें क्या होता है? स्वेलिंग एट द फ्रंट ऑफ द नेक, गर्दन के सामने वाले हिस्से में सूजन आ जाती, फूल जाता है। ऊपर तो आपको ड्राइंग दी है, अगर रियल इमेज देखोगे बड़ा खतरनाक रहता है देखने में। आयरन की बात कर लें तो एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ब्लड का, यानी हमारे ब्लड के अंदर आयरन होता है। अगर आयरन की कमी हो जाएगी तो ब्लड के अंदर दिक्कत होने लगेगी। आयरन मिलता है हमको हरी पत्तेदार सब्जी से, बीट रूट यानी चुकंदर से, पोमग्रेनेट से मिलता है। इसकी कमी की वजह से एनीमिया होता है। सिम्टम्स आपको ये होंगे कि वीकनेस, बहुत कमजोरी फील होगी, जितना आयरन कमी होगी उतना ज़्यादा कमजोरी लगेगी। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी सांस छोटी होने लगेगी, गहरी सांस आप नहीं ले पाओगे, ये दिक्कत होगी। ठीक है, तो ये जो चार्ट है इसी का यूज़ करके ऊपर जो आपको एक्टिविटी दी है वो सर्वे करना है। तो लोग बताएंगे हमको ये दिक्कत है, तो आप मैच कराओ किसकी कमी की वजह से है, तो वो रिकमेंड करो। तो फिगर 3.5 से हमने ये सीख लिया कि जो वाइटामिन्स हैं जैसा कि ए, B1, C एंड D और भी होते हैं, लेकिन अभी आपको ये 4 बताए गए हैं। और जो मिनरल्स हैं जैसा कि कैल्शियम, आयोडीन एंड आयरन, ये 2 ग्रुप हैं फूड कॉम्पोनेंट्स के जो कि प्रोटेक्ट करते हैं हमारी बॉडी को बहुत सारी बीमारियों से। यानी वाइटामिन्स और मिनरल्स का काम ये है कि हमारी बॉडी को बीमारियों से बचाएं। बट हाउ कैन वी ओवरकम वाइटामिन एंड मिनरल डिफिशियंसी डिजीजेस और डिसऑर्डर्स? लेकिन अगर वाइटामिन और मिनरल की कमी की वजह से कोई बीमारी होती है तो उसको कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं, कैसे ठीक हो सकते हैं? भाई जिस चीज़ की कमी है उसको पूरा कर लो, ऐसे फूड खाओ जिसके अंदर वाइटामिन्स और मिनरल्स हों। अब यहाँ देखो कुछ सोर्सेज आपको विटामिन ए के दिए हैं। विटामिन ए आपको कहाँ कहाँ से मिलेगा? मिल्क, मैंगो, पपाया, कैरेट, यहाँ से मिलेगा। विटामिन B1 आपको कहाँ से मिलेगा? फ्लैक्स सीड्स हो गई, वीट, मिल्क, राइस, पम्पकिन सीड्स, पनीर, इन सब में आपके विटामिन B अच्छी खासे अमाउंट में होता है। विटामिन C की बात कर लें तो हमने क्या बात की थी? जो सिट्रस फ्रूट्स हैं, जो खट्टे फल हैं, उनके अंदर आपको मिलेगा, जैसे ऑरेंज हो गया, टोमेटो हो गया, आंवला, गुआवा, ग्रीन चिली, लेमन। अब आप कहोगे गुआवा, ग्रीन चिली ये तो खट्टे होते नहीं, मिर्च तो कड़वी होती है। तो विटामिन C खट्टी चीज़ों में पाया जाता है, इसके अलावा और भी जगह पर पाया जाता है। तो ऐसा नहीं कि विटामिन C सिर्फ खट्टी चीज़ों में पाया जाता है, आपको ये बताया गया कि खट्टी चीज़ों में पाया जाता है, इसके अलावा और भी जगह हमको विटामिन C मिल जाता है। विटामिन D की बात कर लें तो आपको फिश, मिल्क, एग्स, एडिबल मशरूम्स, बटर यहाँ पर मिलेगा। फूड components that provide energy, support growth, help repair and protect our body from diseases and maintain various bodily functions are called nutrients। तो न्यूट्रिएंट्स के बारे में मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि फूड के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी ज़रूरत हमारी बॉडी को होती है, उन्हीं को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो यही डिफिनीशन आपको यहाँ लिखी है कि फूड के कंपोनेंट्स जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अब याद करो एनर्जी कौन कौन प्रोवाइड कर रहा था? कार्बोहाइड्रेट और फैट। सपोर्ट ग्रोथ, ग्रोथ कौन करा रहा था? प्रोटीन। हेल्प रिपेयर एंड प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम डिजीज, बीमारियों से कौन बचा रहा था और बहुत सारे जो बॉडी के फंक्शन है वो कौन कर रहा था? तो ये काम विटामिन्स और मिनरल्स का है। ठीक है, तो फूड के ये जो 5 कंपोनेंट हो गए, इन्हीं को हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। जो मेजर न्यूट्रिएंट्स हमारे फूड के अंदर होते हैं वो आपका है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। इसके अलावा और भी होते हैं, मेन ये होते हैं, आपको यही पढ़ना है। अभी एक आध चीज़ें और हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मेन आपका यही है। विटामिन्स एंड मिनरल्स आर ऑल्सो कॉल्ड प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स। अब क्योंकि विटामिन्स और मिनरल्स हमको प्रोटेक्ट करते हैं बीमारियों से, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स। ये जो न्यूट्रिएंट है वो प्रोटेक्ट करते हैं हमारी बॉडी को बीमारियों से और हमको हेल्दी रखते हैं। आपके पेरेंट्स आपको एडवाइस करते होंगे कि आपको मिल्क पीना चाहिए, हरी सब्जी खानी चाहिए, फ्रूट्स खानी चाहिए, होल ग्रेन्स, गेहूँ चावल वगैरह, ज्वार बाजरा, ये सारी चीज़ें खानी चाहिए। तो ये जो फूड आइटम है ये कुछ सोर्सेज है विटामिन्स और मिनरल्स के, यानी यहाँ से आपको विटामिन्स और मिनरल्स मिलेगा, इसीलिए आपको खाना चाहिए।
क्योंकि ये आपको बीमारियों से बचाएंगे। अब हालांकि विटामिन और मिनरल्स की रिक्वायरमेंट स्मॉल अमाउंट में होती है, यानी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होता, थोड़ा सा चाहिए होता है, लेकिन ये एसेंशियल होते हैं हमारी बॉडी के हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। आपको क्या डिफरेंस ऑब्जर्व होता है रॉ एंड कुक्ड वेजिटेबल्स में, यानी कच्ची सब्जी और पकी हुई सब्जी में क्या डिफरेंस समझ में आता है? जैसे कच्ची आलू, पकी आलू, कोई डिफरेंस समझ में आया? सोचो ज़रा। हैव यू एवर नोटिस दैट वेजिटेबल्स समटाइम्स लूज दियर ब्राइट कलर और बिकम सॉफ्टर एंड लेस क्रिस्प व्हेन कुक्ड? क्या ये चीज़ आपने नोटिस की कि वेजिटेबल को जो हम पकाते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है उसका जो ब्राइट कलर है वो खो जाता है, यानी बहुत ब्राइट कलर की सब्जी है, पका रहे तो उसका कलर हल्का होता जा रहा है। कभी कभी वो सॉफ्ट हो जाते हैं, उनकी क्रिस्पीनेस ख़त्म हो जाती है या कम हो जाती है। जैसे पोटैटो का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, आलू आप ले लो, कच्ची रहती है तो हार्ड रहती है कि नहीं, लेकिन आलू जब पक जाती है तो एकदम सॉफ्ट हो जाती है, दबाओगे आसानी से दब जाएगी। सम न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन सी एंड अदर आर लॉस्ट ड्यूरिंग कुकिंग ड्यू टू हाई हीट। अब होता यह है कि जब हम फूड आइटम को पकाते हैं तो उनके अंदर जो विटामिन सी या इसके अलावा और भी जो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है उनका लॉस हो जाता है हाई हीट की वजह से। भाई उनको हम पका रहे हैं, हीट दे रहे हैं, तो उस हीट देने की वजह से उस फूड आइटम के अंदर जो विटामिन सी प्रेजेंट है और इसके अलावा और जो न्यूट्रिएंट है वो ख़त्म होने लगते हैं। वुड इट नॉट बी वाइज टू इंक्लूड फ्रूट्स एंड अनकुक्ड वेजिटेबल इन टू आवर डाइट? तो पकाने से अगर न्यूट्रिएंट का लॉस हो रहा है तो क्या ये समझदारी वाली बात नहीं होगी कि अपनी डाइट के अंदर हम फ्रूट्स को इंक्लूड करें? फ्रूट्स को तो हम डायरेक्ट खा लेते हैं ना, पकाने की ज़रूरत पड़ती नहीं। या फिर कच्ची सब्जी को अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करें। इसीलिए देखो सैलेड का कॉन्सेप्ट आया। सैलेड्स के अंदर क्या होता है, हम कच्ची सब्जी लेते हैं ना, खीरा ले लिया, प्याज ले लिया, टमाटर ले लिया, इसके अलावा और भी चीज़ें जो मिलाकर बनाया जाता है सैलेड को, तो वहाँ पर सारी कच्ची सब्जी होती है जिनको पकाया नहीं गया रहता। वॉशिंग कट और पील्ड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट में ऑल्सो रिजल्ट इन लॉस ऑफ सम विटामिन्स। अब अगर वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को कट करने के बाद या उसका छिलका उतारने के बाद आप वॉशिंग कर रहे हो, धो रहे हो, तो इसकी वजह से कुछ विटामिन्स का लॉस हो जाता है। अब हालांकि ये बहुत ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है कि फ्रूट्स और वेजिटेबल को आप अच्छे से धो लो, कंज्यूम करने से पहले, खाने से पहले धोना चाहिए। लेकिन ऊपर तो लिखा हुआ है कि अगर हम धोएंगे तो विटामिन का लॉस हो जाएगा। तो कब धोना है? उसको कट करने से पहले, उसका छिलका उतारने से पहले धोना है। एक बार कट कर लो, उसका छिलका उतार दो, फिर नहीं धोना है। पहले क्यों धोना है? क्योंकि गंदगी वगैरह लगी होती है, पता नहीं कहाँ से आ रहा है, मिट्टी वगैरह लगी है, तो बाहर से धो लो। एक बार अच्छे से धुल गया, अब कट करो या उसका छिलका उतारो, तो उसके बाद नहीं धोना। अब ये बच्चा पूछ रहा है कि क्या सारे ही न्यूट्रिएंट हमको मिल जाते हैं प्लांट्स और एनिमल से? नो मेदू, न्यूट्रिएंट जैसा कि सॉल्ट हो गई, ये ऑब्टेन होते हैं सी वाटर से या फिर रॉक से। यानी ऐसा नहीं कि सारे जो न्यूट्रिएंट है वो आपको प्लांट्स या एनिमल से ही मिलेंगे। सॉल्ट जैसे हो गया तो ये सी वाटर, समुद्र के पानी से मिलता है, या फिर रॉक होती है उसको तोड़ के वहाँ से ये नमक निकलता है। इसके अलावा जो विटामिन डी है वो नेचुरली प्रोड्यूस करती है हमारी बॉडी अपॉन एक्सपोजर टू सनलाइट। जब हम सनलाइट पे जाते हैं, सनलाइट हमारी बॉडी पे पड़ती है, तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिक विटामिन डी बनाती है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर रिच इन डाइटरी फाइबर्स। तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अंदर अच्छे खासे अमाउंट में डाइटरी फाइबर्स होता है। अब ये क्या होता है, कैसे बेनिफिट करता है हमको, चलिए इसके बारे में जानते हैं। इन एडिशन टू एसेंशियल न्यूट्रिएंट आवर बॉडी नीड डाइटरी फाइबर एंड वाटर। तो ऊपर जो हमने 5 एसेंशियल वाले न्यूट्रिएंट्स देखे, उसके अलावा हमारी बॉडी को ज़रूरत पड़ती है डाइटरी फाइबर की और वाटर की। डाइटरी फाइबर्स को हम रगेज भी कहते हैं। ये क्या करते हैं, कोई न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी को प्रोवाइड नहीं करते, यानी बॉडी इसको अपने लिए इस्तेमाल नहीं करती कि हाँ चलो इसका काम है, इसको रख लेते हैं। तो भाई जब न्यूट्रिएंट नहीं प्रोवाइड कर रही है बॉडी को, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, तो फिर इसको खाएं क्यों? हाउएवर दे आर एन एसेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ आवर फूड। लेकिन ये हमारे फूड का एक एसेंशियल कॉम्पोनेंट है। दे हेल्प आवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड एंड इंश्योर स्मूथ पैसेज ऑफ स्टूल्स। हमने क्या देखा था, फूड के अंदर बहुत सी काम की चीज़ें होती है जिसकी बॉडी को ज़रूरत होती है, तो बॉडी वो ले लेती है, और जो काम की नहीं होती उसको बॉडी को बाहर निकालना होता है। तो वो जो वेस्ट मटेरियल है जो बॉडी से बाहर जाएगा वो आसानी से निकल जाए, वहाँ काम आता है डाइटरी फाइबर का। अगर ऐसे फूड आप खा रहे हो जिसके अंदर अच्छे खासे अमाउंट में डाइटरी फाइबर है, तो ये जो वेस्ट मटेरियल है फूड के अंदर से जो कचरा निकला है, ये हमारी बॉडी से बड़ी आसानी से पास हो जाएगा। और अगर डाइटरी फाइबर्स की कमी होगी तो पेट साफ नहीं होगा, स्टूल को पास करने में दिक्कत आएगी। रगेज इन अवर फूड इज प्रोवाइडेड मेनली बाय सुटेबल प्लांट प्रोडक्ट्स। तो रगेज हमको आमतौर से प्लांट प्रोडक्ट से ही मिलता है। कहाँ से मिलेगा? जैसे हरी पत्तेदार सब्जी हो गई, फ्रेश फ्रूट्स हो गए, होल ग्रेन्स हो गई, पल्सेस, नट्स, ये अच्छे सोर्स हैं रगेज के, यानी इसको हमको खाना चाहिए। मेरी ग्रैंडमा को डिफ़िकल्टी हो रही थी, मुश्किल हो रही थी स्टूल पास करने में। अब मैं समझ गया कि डॉक्टर ने क्यों एडवाइस किया था कि उनको ऐसे फूड खाने चाहिए जो हाई हो फाइबर्स के अंदर, यानी कि अंदर अच्छे खासे अमाउंट में फाइबर हो, क्योंकि फाइबर्स क्या करेंगे, स्टूल को आसानी से पास करा देंगे। अक्सर अपने घर में बड़े लोगों से आप सुनते होंगे कि पेट साफ नहीं हो रहा है, कब्ज हो गया है, तो उसका एक रीज़न ये भी होता है कि उनके फूड के अंदर डाइटरी फाइबर्स की कमी है। ईटिंग फूड दैट इज लोकली ग्रोन एंड प्लांट बेस्ड to the extent possible is not only healthy for body but is also good for our environment and our planet।
तो वो फूड खाना जो कि लोकली ग्रोन हो, यानी जहाँ पर आप रहते हो वहीं पर ग्रो किया जाता है, तो ये सही रहता है। मान लो कहीं और से आप कोई फूड मंगा रहे हो, वो जो फूड वहाँ ग्रो हो रहा है वो वहाँ के इन्वायरमेंट के हिसाब से है, आप उसको खाओ, हो सकता है आपकी बॉडी उसको सही से एक्सेप्ट ना कर पाए, उससे कोई आपको दिक्कत हो जाए। तो जहाँ आप रहते हो वहाँ आसपास जो चीज़ ग्रो हो रही है, बेहतर यही है कि आप उसी को खाओ। और जो प्लांट बेस्ड फूड है यानी वेजिटेरियन फूड है, उसी को खाना चाहिए जितना मुमकिन हो सके। तो ये सिर्फ हमारे लिए हेल्दी ही नहीं है, बल्कि ये इन्वायरमेंट और हमारे प्लैनेट के लिए भी अच्छा है। अब आप सोच रहे हो कि वाटर का क्या काम, पानी क्यों पीते हैं? वाटर इज़ ऑल्सो एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर डाइट। तो ये एक एसेंशियल पार्ट है हमारी डाइट का। इट हेल्प्स द बॉडी एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द फूड। हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट चाहिए जो कि फूड के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन वो न्यूट्रिएंट कैसे एब्जॉर्ब होंगे? तो वो काम वाटर का है। वाटर मदद करता है न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब होने में। वरना फूड खाया, फूड के अंदर न्यूट्रिएंट है, बॉडी को चाहिए भी, लेकिन बॉडी को मिल ही नहीं पा रहा, बॉडी ले ही नहीं पा रही है। वाटर की हेल्प से ही एब्जॉर्ब होता है। इसके अलावा वाटर क्या करता है? ये रिमूव करता है वेस्ट हमारी बॉडी से, स्वेट और यूरिन के जरिए। पसीना निकला या यूरिन हुआ तो उसके थ्रू वेस्ट निकल जाता है। तो वो जो पानी निकलता है वो कहाँ से आता है? यही जो हम वाटर पीते हैं वही निकलता है। तो हमें ड्रिंक करना चाहिए सफिशिएंट वाटर रेगुलरली, ताकि हम हेल्दी रह सकें। व्हाट आर द फूड सोर्सेज दैट प्रोवाइड वाटर टू आवर बॉडी? लिस्ट अ फ्यू ऑफ देम। तो ऐसे फूड सोर्स बताओ जहाँ से हमको वाटर मिलता है। तो बहुत से फ्रूट्स और वेजिटेबल हैं जिनके अंदर वाटर प्रेजेंट होता है। जब उसको हम खाते हैं तो उसके थ्रू भी वाटर पहुँच जाता है। एक तो डायरेक्ट हम पानी पीते हैं, फूड आइटम के अंदर भी वाटर होता है। तो आपको वो फूड सोर्सेज बताने हैं, तो चलिए थोड़ा सा बता देते हैं। वाटरमेलन हो गया, इसके अंदर तो 92% वाटर होता है, यानी ज़्यादातर तो पानी ही होता है। देखो सिंपल से याद रखना, जो भी रस वाले फल हैं जिनके अंदर से रस निकलता है तो वो रस वाटर की वजह से होता है। ऑरेंजेस, कुकुम्बर, मैंगो, तो ये वो फूड सोर्सेज हैं जहाँ से वाटर मिलता है। इसके अलावा और भी है, हमने कुछ लिख दिए। अब चलिए एक साइंटिस्ट के बारे में जान लेते हैं। कोलोथुर गोपालन 1989 में पैदा हुए, 2019 में इनकी डेथ हुई। इनिशिएटेड न्यूट्रिशन रिसर्च इन इंडिया। तो इन्होंने न्यूट्रिशन रिसर्च की शुरुआत इंडिया के अंदर की। He analyzed more than 500 Indian foods for their nutritional value and recommended an appropriate diet in the Indian context. तो इन्होंने क्या किया? 500 से ज़्यादा इंडियन फूड्स पे रिसर्च की और उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू पता की कि ये जो फूड आइटम है इसके अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट हैं और कितनी कितनी क्वांटिटी में है। अगर इसको खाया जाए तो कितना कौन सा न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी को मिलेगा, ये पता लगाया उन्होंने। और फिर इसी के हिसाब से रिकमेंड किया कि डाइट क्या होनी चाहिए इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। बाहर की कंट्री में पहले से ये चीज़ अवेलेबल थी, लेकिन वो तो उसके हिसाब से थी नहीं, वहाँ पर कैसे फूड आइटम पाए जाते हैं, वहाँ जो ग्रो होता है, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से था। लेकिन इंडिया के हिसाब से इन्होंने बताया था कि हम इंडियंस को, भारतीयों को क्या क्या चीज़ कितनी क्वांटिटी में लेनी चाहिए ताकि जो बॉडी की न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है वो पूरी हो सके। ही लेड सर्वे ऑन द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, आइडेंटिफाइंग वाइड स्प्रेड डिफिशियंसीज इन प्रोटीन, एनर्जी एंड अदर फूड कॉम्पोनेंट्स। तो उन्हें एक सर्वे भी कंडक्ट कराया था ताकि न्यूट्रिशनल स्टेटस भी पता चल सके इंडियन पॉपुलेशन का, लोगों का। तो जा जाके लोगों से मिलते थे, उनकी हेल्थ के बारे में पता करते थे, डाइट के बारे में पता करते थे क्या खाते हैं। तो वहाँ से उन्होंने आइडिया लगाया कि अरे इनको तो प्रोटीन की कमी है, इनको तो एनर्जी की कमी है, या ये फूड कॉम्पोनेंट की कमी है। दिस लीड टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मिड डे मील प्रोग्राम इन 2002। इसी की वजह से मिड डे मील प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया गया, लागू किया गया, क्योंकि ये पता चला कि बहुत सारे लोगों को तो चीज़ों की डिफिशियंसी है, जो न्यूट्रिएंट बॉडी को चाहिए वो कम मिल रहे हैं, तो उसको पूरा कैसे किया जाए। तो फिर ये डिसाइड हुआ कि जो बच्चे स्कूल आ रहे हैं कम से कम उनको फूड आइटम दिया जाए जिससे कि उनके अंदर इम्प्रूवमेंट हो सके और जो डिफिशियंसी डिजीजेज हैं वो उनकी दूर हो सके या उससे बचाया जा सके। तो ये जो मिड डे मील प्रोग्राम है, अब इसका नाम पीएम पोष है, टू प्रोवाइड बैलेंस फूड इन द गवर्नमेंट रन एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल ऑफ अवर कंट्री। तो स्कूल के अंदर ये प्रोवाइड किया जाता है, यानी जो सरकारी स्कूल हैं या गवर्नमेंट एडेड स्कूल हैं उनके अंदर मिड डे मील दिया जाता है, खाने की चीज़ें दी जाती हैं बच्चों को जो पढ़ने आए हैं। दिस स्कीम्स हैज प्लेड अ रोल इन इंप्रूविंग द हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ बिलियंस ऑफ चिल्ड्रन नेशन वाइड। तो इस स्कीम ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन की हेल्थ और न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करने में। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, मोर पे क्लिक कर देना है। फिर से आपको मोर पे क्लिक कर देना है तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको क्लास 6 की बुक का लिंक मिल जाएगा, उसके नीचे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको जरूर से ज्वाइन कर लेना क्योंकि वहां आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को विजिबल नहीं होगा। उसके नीचे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, फिर क्लास 6 मैथ्स के फुल चैप्टर की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, उसके नीचे सिर्फ क्वेश्चन अगर आपको देखना है तो वाली प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसके नीचे साइंस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो जिसकी भी वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर क्लिक करोगे तो वो प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी, वहां से देख सकते हो। ओके, थैंक यू।